आ गया सर यहाँ। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है एस एन भारती और आप देख रहे हैं करंट अफेयर सेगमेंट का नया वीडियो। और आज तारीख है आपको 27 अगस्त 2025। हम लोग जो है 27 अगस्त 2025 से जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं इस सभी पर डिस्कस करेंगे। और पीडीएफ जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ को, और टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ से ही अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। चलिए हम लोग आ जाते हैं पहले क्वेश्चन से। आइए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है कि भारत में प्रतिवर्ष आयुर्वेद दिवस कब मनाने की घोषणा, यहाँ पर घोषणा है, ध्यान रखना है कि घोषणा है कि मनाने की घोषणा कब की गई है। तो ये कितने तारीख को आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा अब प्रतिवर्ष? तो ये 23 सितंबर को मनाया जाएगा। कितने तारीख को? 23 सितंबर को। भारत सरकार के द्वारा है जो है आपको एक अधिसूचना जारी की गई है। कौन सी अधिसूचना? तो भारत सरकार के द्वारा जो है मार्च का 2025 वाला क्या कर दिया गया है, अधिसूचना जारी कर दिया गया है। और इसी के तहत अधिसूचित किया जाता है कि वर्ष 2016 में एक स्थापना की जाती है। किसका? तो आपको आयुर्वेद का, है ना, जो आयुष मंत्रालय के द्वारा जो है आयुर्वेद की स्थापना की जाती है। ठीक है। और इसी की वजह से जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है क्या कि 2016 में अपनी स्थापना के बाद पहली बार आयुर्वेद दिवस हर वर्ष जो है एक निश्चित तिथि अर्थात 23 सितंबर को मनाया जाएगा। अब जो है भारत सरकार के द्वारा क्या कहा गया है कि प्रतिवर्ष जो है एक निश्चित तारीख को, इसके लिए क्या था, ऐसा नहीं था कि पहले आयुर्वेद दिवस नहीं मनाया जाता था, पहले भी आयुर्वेद दिवस मनाया जाता था, लेकिन यह निश्चित तिथि नहीं था। पहले क्या था, आप लोग एक मनाते थे, क्या मनाते थे, धनवंतरी का जयंती, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं हिंदू धर्म के अंतर्गत धनतेरस। देखते होंगे कि दीपावली से जो है आपको 2 दिन पहले कह सकते हैं कि एक धनतेरस को मनाया जाता है, और उसी तारीख को जो है मनाया जाता था धनवंतरी जयंती। और इसी धनवंतरी जयंती को क्या बोलते थे हम लोग? आयुर्वेद दिवस बोलते थे। लेकिन अब जो है भारत सरकार के द्वारा कह सकते हैं कि इसको जो है एक निश्चित पर्टिकुलर एक डेट फिक्स कर दिया है। कितने तारीख को? तो 23 सितंबर को। और इसी वजह से जो है आने वाले दिनों में जो है आपको देखने को मिलेगा, नेक्स्ट मंथ जो देखने को मिल रहा है 23 सितंबर को आपको आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा। ठीक है। तो पहली बार जो है आयुर्वेद दिवस इस बार जो है मनाया जाएगा। और इसका विषय आपको याद रखना है, थीम पहली बार है तो आपको थीम के साथ आपको याद रखना है। क्या है थीम? लोगों और ग्रह के लिए आयुर्वेद, है ना। थीम को ध्यान रखना है कि लोगों और ग्रह के लिए आयुर्वेद। ठीक है। तो ये आपको प्रश्न को अच्छे से याद रखना है। और नेक्स्ट मंथ जब मान के चलिए कि 23 सितंबर के आसपास होगा तो एक बार फिर से आपको क्या करवाएंगे, ये दिवस आपको करवाएंगे। तो ध्यान रखना है आयुर्वेद। और आयुर्वेद जो है, जो भी मान के चलिए कि जंगल से जो भी सामान आपूर्ति होती है, जो आप लोग बोलते हैं, किसको क्या बोलते हैं कि जड़ी बूटी, तो इसी के अंतर्गत रखा जाता है। आयुष मंत्रालय के अंतर्गत, भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के अंतर्गत जो है ये दिवस मनाया जाएगा। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न जो है आपके लिए महत्वपूर्ण है। सभी कोई मोबाइल चला रहे हैं और ये जो आपको प्रोवाइड हो रही है वीडियो, तो ये भी आपको मान के चलिए कि एक कहीं ना कहीं तकनीकी व्यवस्था के माध्यम से प्रोवाइड हो रही है। और क्या आजकल हम लोग यूज करते हैं, 5G यूज करते हैं। अब जब 5G यूज करते हैं, यहाँ पर ध्यान देना है कि अब जो है हम लोग बातचीत कर रहे हैं किसके बारे में, 6G के बारे में बात कर रहे हैं। आने वाले दिनों में हो सकता है कि 6G स्टार्ट हो जाए, और उसी पर देखिए एक बैठक हो रही, क्या हो रही है, 6G मानकीकरण पर भारत की पहली 3GPP रेडियो एक्सेस नेटवर्क की बैठक की मेजबानी जो है किस शहर में की जा रही है? ये कहां पर की जा रही है? तो बेंगलुरु में की जा रही है। भारत कह सकते हैं वैश्विक दूरसंचार इतिहास में कह सकते हैं एक नया अध्याय कह सकते हैं कि यहाँ पर रखा है। और क्या रखा है? तो जो आपको देखने को मिल रहा है, पहली बार 3GPP रेडियो एक्सेस नेटवर्क वर्किंग ग्रुप मीटिंग हो रही है। और इसकी मीटिंग जो आपको कहां पर देखने को मिल रहा है, 25 अगस्त से व्हाइटफील्ड बेंगलुरु में ये शुरू हुई है। और ये जो है आपको मीटिंग चलेगा कब तक? तो ये 29 अगस्त 2025 तक ये मीटिंग चलने वाला है। समझ रहे हैं बात को? ये 6G मानकीकरण पर जो है एक बैठक भारत सरकार के द्वारा की जा रही है 25 अगस्त से लेके कब तक? आपको 29 अगस्त 2025 तक, है ना। यह आयोजन कह सकता है कि इस आयोजन का जो महत्व इसलिए और बढ़ जाता है क्योंकि इसमें जो है 3GPP रिलीज
जो आपको कह सकते हैं जो सिद्धांत होती है, कितने विषय का सिद्धांत है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है 3GPP रिलीज जो है 20 पर चर्चा हो रही है, जो दुनिया के पहले 6G मानक की नींव रखेगा। तो आने वाले दिनों में जो है 6G मानक के लिए जो हो सकता है कि पूरे तरह से विस्तारित हो दुनिया में, उसके लिए क्या कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए, एक मानक रखा जाता है, जिसके अंतर्गत रखा गया है कुल कितने विषय को रखा गया है, तो 20 विषय को रखा गया है। और यहीं पर जो है मान के चलिए कि एक तरह से 5G को कैसे एडवांस बनाया जाए, 5G तो चल ही रही है, लेकिन 5G को कैसे एडवांस बनाया जाए उस पर भी एक थोड़ा सा चर्चा देखने को मिल रही है। और चर्चा जो देखने को मिल रही है 5G एडवांस की, इसमें कितने विषय को निर्देशित किया गया है, इसमें जो है आपको भी निर्देशित किया गया है 19 विषय को। तो ये आपको याद रखना है क्या क्या चीज। सबसे पहले कि 6G मानकीकरण पर जो बैठक हो रही है, कहाँ पर बैठक हो रही है, ये बेंगलुरु में बैठक हो रही है ना। और इतना आप याद कम से कम रखते हैं तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा, तो ध्यान रखिएगा। और जब 6G आएगा तो हो सकता है दुनिया क्या होगा, और थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा, जो भी चीज चल रही है इसमें आपको और तेजी देखने को मिलेगी, ठीक ना। चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न क्या है देख लेते हैं कि हाल ही में भारत ने 2025 ऊर्जा वार्ता में किस देश के साथ स्वच्छ ऊर्जा संबंधों को मजबूत किया है। तो ये किस देश के साथ, तो जापान के साथ, है ना। तो जापान के साथ ये क्या किया है, आपको भारत के द्वारा जो है सीधी सी बात है 2025 में ऊर्जा वार्ता में ये एक तरह से कह सकते हैं कि वार्तालाप क्या है, स्वच्छ ऊर्जा का। क्या चीज का, स्वच्छ ऊर्जा का। इसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य है ऊर्जा सुरक्षा, स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन और जलवायु परिवर्तन से निपटना है। दोनों पक्षों ने कह सकता है कि भारत और जापान जो दोनों पक्ष है, तो दोनों पक्षों के द्वारा ऊर्जा वार्ता और क्षेत्रीय संयुक्त कार्य समूहों के माध्यम से कह सकता है कि इस सहयोग को क्या करेगा, एक तरह से संस्थागत रूप दिया जाएगा। और नाम आता है जैसे जापान का, जब भी आपको किसी देश का नाम आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, देश की राजधानी क्या है, वहां पर मान के चलिए देखेंगे कि मुद्रा क्या है। ये आपको ज्योग्राफी से थोड़ा सा टच करेंगे, क्या है कि देश की राजधानी क्या है, तो टोक्यो है। और यहाँ पर मुद्रा कौन सी चलती है, जापानी येन चलती है। और प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन है, शिगेरू इशिबा है। कौन है प्रधानमंत्री, शिगेरू इशिबा है। तो आपको ध्यान रखना है जब भी किसी भी देश का नाम आएगा तो कम से कम इतना बातें तो जरूर होगी। चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न देखिए क्या है कि हाल ही में वानखेड़े में MCA द्वारा किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है। MCA क्या होता है, M से क्या हो जाएगा, M से आपको मुंबई हो जाएगा, उसके बाद C से क्या हो जाएगा, क्रिकेट हो जाएगा, उसके बाद A है, इससे क्या हो जाएगा, एसोसिएशन हो जाएगा। तो मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा क्या किया गया है, पूछा जा रहा है कि किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो प्रतिमा का अनावरण किया गया है सुनील गावस्कर के प्रतिमा का अनावरण किया गया है। और सुनील गावस्कर क्या है, तो भारत के पूर्व कह सकते हैं कि क्या रह चुके हैं, ये कप्तान रह चुके हैं और बल्लेबाज रह चुके हैं। और कह सकते हैं इन्हीं का क्या लगाया जा रहा है, स्टेच्यू लगाया जा रहा है, प्रतिमा लगाया जा रहा है। कहां पर, तो मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में। आप लोग मैच देखते ही होंगे, तो जब देखते होंगे तो मुंबई में जो सबसे प्रसिद्ध स्टेडियम देखने को मिलता है, कौन सा स्टेडियम है, वानखेड़े स्टेडियम है। और यहीं पर इसका जो है प्रतिमा का क्या किया गया है, अनावरण किया गया है। गावस्कर का ये स्टेच्यू जो है आपको मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के शरद पवार क्रिकेट संग्रहालय में, संग्रहालय का क्या नाम है, तो आपको शरद पवार क्रिकेट संग्रहालय में यहीं पर किया गया है, जो स्टेडियम में बनाया गया है। और गावस्कर के स्टेच्यू का अनावरण जो है BCCI के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, क्या, शरद पवार रह चुके हैं, इनके मौजूदगी में ही किया गया था, ठीक है। और गावस्कर को हम लोग क्यों जानते हैं, तो गावस्कर को कह सकते हैं कि भारत के ये क्या रह चुके हैं, महान बल्लेबाज रह चुके हैं, है ना, महान बल्लेबाजों में इनको गिना जाता है। और ये स्टेच्यू जो है उनकी उपलब्धियों के सम्मान के रूप में लगाया गया है। तो ध्यान रखना, आप अभी वर्तमान में देखिएगा तो मान के चलिए सुनील गावस्कर को जो है आपको कमेंट्री करते हुए दिखाई पड़ जाएंगे, है ना। जो क्रिकेट होती है जब भी किसी देश के साथ, तो आपको कमेंट्री करते हुए दिखाई पड़ेंगे। और इन्हीं का प्रतिमा कहां पर लगाया जा रहा है, लगाया जा चुका है कहां पर, तो आपको MCA के द्वारा कहां पर, आपको वानखेड़े स्टेडियम में लगाया गया। अब जब भी आप मैच देखिएगा तो देखिएगा कि इस पे जो है कैमरामैन जरूर फोकस यहां पर किया जाएगा कैमरामैन के द्वारा, ठीक है। आप ध्यान रखना है किनका प्रतिमा, आपको सुनील गावस्कर का प्रतिमा। चलते हैं अगले प्रश्न पर, बात कर लेते हैं हाल ही में आयोजित। और ये जो प्रश्न आपको देखने को मिल रहा था, क्या देखने को मिल रहा था, सबसे मुख्य पृष्ठ पर आपको यही प्रश्न देखने को मिल रहा था। और पूछा जा रहा था कि डुरंड कप जो है 2025 का विजेता कौन है। क्या है, डुरंड कप 2025 का विजेता कौन सी टीम है। और यहां से ये प्रश्न आपके लिए क्या है, खेल से संदर्भित है। और ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण बनता है कि हाल ही में आयोजित 134वें
डूरंट कप 2025 का खिताब जो है किसके द्वारा जीता जाता है? तो ये नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड जीतता है। कौन जीतता है? तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड जो है एफसीए ने 134वां कौन सा सीरीज था? तो 134वां सीरीज था। डूरंट कप फुटबॉल टूर्नामेंट का ये खिताब क्या कर लेता है? अपने नाम करता है। और कोलकाता के युवा भारती प्रांगण में ये खेल का क्या किया जाता है? आयोजन, है ना। तो ये आपको खेल कहां पर खेला जाता है? तो आपको कोलकाता में खेला जाता है, युवा भारती प्रांगण में खेला जाता है। और फाइनल में जो है ये आप देखते हैं तो किसके किसके बीच में होता है? तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड और किसके बीच में? डायमंड हार्बर के बीच में होती है। इसमें जो है डायमंड हार्बर क्या हो जाता है? इसको पराजित का सामना करना पड़ता है। और जीतता कौन सा है? तो आपको जीतता है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड जीतती है। ठीक है, ये आपको जो दिखाई पड़ रहा है लगातार ये क्या जीत रहा है? दूसरे साल जीत रहा है। इसका मतलब है कि पिछले वर्ष भी कौन जीता था? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ही जीती थी। और इस बार जो है कौन जीत रहा है? फिर से नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड। तो लगातार ये दूसरा साल जो है आपको देखने को मिल रहा है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के द्वारा जीतते हुए दिखाई पड़ रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि यूनाइटेड का ये जो आपको देखने को मिल रहा है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड, ये क्या जीत रही है? आपको डूरंट कप। और डूरंट कप देखिए, डूरंट कप तो मान के जीत ही रहा है। और यहाँ से आपको यदि पूछे कि जीके से संदर्भित क्या प्रश्न पूछेगा, जो कि डायरेक्ट फैक्ट पूछेगा, तो आपको ये भी पूछा जा सकता है कि डूरंट कप का संबंध जो है किस खेल से है ना। डूरंट कप का संबंध किस खेल से है? आपको करवा चुके हैं, ये किस खेल से है? तो आपको फुटबॉल से। याद रखना है, सीधे तौर पर पूछा जाता है कि डूरंट कप का संबंध जो है किस खेल से है? तो ये आपको फुटबॉल से। और इस बार किसके जो द्वारा जीता गया है? तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के द्वारा जीता गया है 2025 वाला डूरंट कप। चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला क्या प्रश्न है देख लेते हैं कि भारतीय निशानेबाज, इस बार निशानेबाज से संदर्भ है, ये भी खेल से है। आपको भारतीय निशानेबाज और इसका क्या नाम है? ऐश्वर्य प्रताप सिंह है। क्या है? ऐश्वर्य प्रताप सिंह है। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर है। और इनके द्वारा 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता जा रहा है? तो कौन सा पदक जीता गया है? तो ये आपको स्वर्ण पदक जीता गया है। सबसे पहले यहां से प्रश्न तो ये याद रखेंगे कि ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर किस खेल से इनका संबंध है? तो किस खेल से संबंध है? आपको निशानेबाजी। क्या है? निशानेबाजी से। तो ये भारतीय निशानेबाज है। भारतीय निशानेबाज क्या नाम है? ऐश्वर्य प्रताप सिंह है। और इनके द्वारा कह सकते हैं कि कजाकिस्तान में, है ना, कजाकिस्तान में श्यामकेंट में आपको आयोजित 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप 2025 में ये क्या करते हैं? स्वर्ण पदक जीतते हैं। कौन सा पदक जीतते हैं? ये स्वर्ण पदक जीतते हैं। और इनका जो राइफल कर सकते हैं कितने मीटर वाले में? ये 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में जीतते हैं। कितने मीटर वाला भी ध्यान रखना कि कितने मीटर में पूछा जाता है डायरेक्ट तौर पर कि कितने मीटर में। तो ये 50 मीटर राइफल आपको 3 पोजीशन में। और कौन सा पदक? तो ये जीतते हैं कौन सा पदक? तो आपको स्वर्ण पदक जीतते हैं। तो जब भी गोल्ड मेडल जीतता है जाता है जिस भी खिलाड़ी के द्वारा, तो वो खिलाड़ी क्या हो जाता है? एक तरह से आपको हाईलाइट के तौर पर रहते हैं। तो ध्यान रखना है आपको इनको, तो ऐश्वर्य प्रताप सिंह को। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं यही है ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर है। और इनके द्वारा क्या जीता जाता है? कजाकिस्तान में निशानेबाजी में 50 मीटर वाले में क्या जीता जाता है? आपको गोल्ड मेडल जीता जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा ऐश्वर्य प्रताप सिंह को। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला क्या प्रश्न है देख लेते हैं कि हाल ही में, है ना, हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किसे नियुक्त किया गया है? रजित पुन्हानी को नियुक्त किया गया है। ध्यान रखना है कि क्या पूछा जा रहा है कि भारतीय खाद्य सुरक्षा के बारे में बात पूछा जा रहा है कि मानक प्राधिकरण का प्रमुख किसे नियुक्त कर दिया गया है? तो ये नियुक्त कर दिया गया है प्रमुख किसको? आपको रजित पुन्हानी को। यदि बात करें कि रजित पुन्हानी के बारे में, तो रजित पुन्हानी जो है बिहार कैडर के ही हैं। 1991 बैच के ये आईएएस अधिकारी रह चुके हैं। कब के? ये 1991 बैच के आपको आईएएस अधिकारी रह चुके हैं रजित पुन्हानी। और इनको ही भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है। और नाम आता है, किसका नाम आया है? आपको भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण। इसको शॉर्ट में क्या देखते हैं? FSSAI देखते हैं। क्या लिखा हुआ रहता है? FSSAI देखते हैं। और जैसे ही FSSAI आता है तो सबसे पहले हम लोग इसको देख लेते हैं कि FSSAI का फुल फॉर्म क्या होता है ना। तो फुल फॉर्म भी आप लोगों को कभी कभी पूछा जाता है। तो FSSAI का फुल फॉर्म क्या होता है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है। तो ये आपको बता रहे हैं कि मान चलिए इसका फुल फॉर्म होता है। और इसका कार्य क्या है? FSSAI का कार्य क्या है? तो मुख्य कार्य है यह सुनिश्चित करके कि सार्वजनिक स्वास्थ्य की इसका क्या करना है? रक्षा करना है। जो भी मान के चलिए हम लोग कुछ भी मार्केट से खाद्य पदार्थ खरीदते हैं खाने के लिए, तो वो मान के चलिए एक तरह से मानक उपलब्ध उसका है या नहीं है, गुणवत्ता है या नहीं है, ये तैयार कौन करता है? मान के चलिए लाइसेंस कौन प्रदान करता है? तो FSSAI के द्वारा है। और इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है क्या? सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करना है। किसका काम है? ये आपको FSSAI का काम है।
कि उपभोक्ताओं को उपलब्ध भोजन सुरक्षित और स्वस्थ हो, है ना। जो भी मान के चलिए कि भोजन हम लोग मार्केट से खरीदते हैं वो क्या होना चाहिए, एक तरह से सुरक्षित होनी चाहिए। यह संगठन जो है खाद्य पदार्थों के लिए कह सकते हैं कि गुणवत्ता और सुरक्षा मानदंड ये निर्धारित करती है। आवाज सॉरी थोड़ा, चलिए आते हैं। अब आवाज आ चुका होगा आप लोगों के पास, है ना। देख लेते हैं क्या है प्रश्न को फिर एक बार। यहाँ से बात कर रहे थे कि एफएसएसआई के फुल फॉर्म से, तो एफएसएसआई का फुल फॉर्म आप समझ चुके होंगे क्या है, आपको फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी है। और इसका कार्य क्या है, मुख्य कार्य क्या है, तो ये सुनिश्चित करना है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करना है ना। और उपभोक्ताओं को एक तरह से कह सकते हैं उपलब्ध भोजन सुरक्षित एवं स्वस्थ हो। और ये संगठन जो है खाद्य पदार्थों के लिए गुणवत्ता और सुरक्षा मानदंडों को क्या करती है, निर्धारित करती है कि उसमें क्या मिला हुआ है, कितना कितना मान के चलिए कि क्वांटिटी या में मिला हुआ है ना। कुछ भी जब भी मिलाया गया है तो उसको उसके बारे में एक तरह से पूरी तरह से बताना होगा। किसको बताना होगा, एफएसएसआई को बताना होगा कि इसमें क्या क्या चीज मिलावट किया गया है, ठीक है। और इसी के तहत जो है खाद्य सुरक्षा ये जो आपको देखने को मिल रहा है क्या, एफएसएसआई जो है ये क्या करती है, किसी भी कंपनी को एक तरह से लाइसेंस प्रदान करती है। यदि देखता है कि हाँ मानव के लिए क्या है, मान के चलिए जितने भी कह सकते हैं कि भारत में ये है केवल, तो भारत ये देखने को मिलेगा क्या कि जो भारत के व्यक्ति हैं उनके लिए कह सकते हैं कि एक तरह से स्वास्थ्य के लिए यदि फायदेमंद है तो ठीक है, उनको लाइसेंस प्रदान किया जाएगा। यदि देखेगा कि भारत के व्यक्तियों के लिए एक तरह से कह सकते हैं ये सही नहीं है, खाने से कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है, तो उसको लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। और ये अधिनियम कब बनाया गया था, ये 2006 में तैयार किया गया था भारत सरकार के द्वारा। और इसका क्या नाम है, तो एफएसएसएआई है। ध्यान रखिएगा एफएसएसएआई के बारे में। जब भी आप मार्केट से कुछ भी चीज आप खरीदिएगा, कोई भी पदार्थ आप जब खाने वाला खरीदिएगा, तो आपके पास एक मोहर अवश्य देखिएगा कि उस पर ये मोहर लगा हुआ है या नहीं, है ना। आप कुछ भी खाने वाला खरीदते होंगे तो आपको देखिएगा उस पर आपको ये अवश्य लिखा हुआ होगा, है ना। यदि लिखा हुआ नहीं है तो सीधी सी बात है वो कंपनी क्या है, ऑर्डिनरी कंपनी है। तो आपको यदि कंपनी ओरिजिनल रहेगी तो आपके पास ये मोहर लगा पड़ेगा। और इससे पता हो चलता है, क्या पता चलता है, ये बताता है कि मान चलिए कि कितने तारीख तक आपको ये पदार्थ खाना चाहिए, है ना। डेट फिक्स रहता है और उसके बाद उसमें क्या क्या चीज मानदंड के अंतर्गत रखा गया है, सभी चीज ये आपको कंपनी एक तरह से प्रोवाइड करती है कंपनी को करने के लिए, ठीक है। तो ये आपको मोहर देख के ही खाना चाहिए। कुछ भी मार्केट से आप खरीदते हैं तो आपको एफएसएसआई का मोहर लगी हुई रहनी चाहिए। चलते हैं अगले प्रश्न पर बात कर लेते हैं। और अगला प्रश्न जो है आपके लिए ज्योग्राफी से संदर्भित है। और ज्योग्राफी से जब संदर्भित है और ये करंट अफेयर्स के अंतर्गत आ रहा है। क्या है करंट अफेयर्स के अंतर्गत और क्या है, मान के चलिए कि ज्योग्राफी से प्रश्न देख लेते हैं। नासा से संदर्भित है। यहां पर जो है नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा किस ग्रह के नए चंद्रमा, है ना, क्या पूछा जा रहा है, किस ग्रह के लिए नए चंद्रमा, और चंद्रमा का नाम क्या रखा गया है, SY आपको 2025 U1 रखा गया है। इसकी खोज की गई है। तो इसका क्या नाम है, यूरेनस नाम है। क्या नाम है, यूरेनस। यूरेनस के बारे में यदि आप किसी भी किताब में पढ़े होंगे, किसी भी शिक्षक से पढ़े होंगे, तो अभी तक आप लोगों को जो पढ़ाया गया होगा, क्या पढ़ाया गया होगा, इसके पास कितना चंद्रमा है। अभी तक आप लोगों को पढ़ाया गया होगा कि 28 चंद्रमा है। कितना चंद्रमा है, 28। लेकिन अब कितना चंद्रमा हो चुका है, इसकी संख्या एक बढ़ गई है। कितनी हो चुकी है, 29। हाँ, तो यहां पर जो देखने को मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है आपको, 29 उपग्रह हो चुका है ना। तो ध्यान रखना है कि नासा की जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने जो है यूरेनस का एक नया उपग्रह खोजा है। और ये मान के चलिए आपको देखने को मिल रहा है क्या, 29वां उपग्रह खोजा गया है। और इसका क्या नाम है, SY 2025 है। और ये आपको ध्यान रखना है UN के अंतर्गत रखा गया है। नासा के अनुसार से साउथ वेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के नेतृत्व वाली एक टीम ने जो कह सकता है कि 2 फरवरी 2025 को इस चंद्रमा की पहचान की, जिससे इस ग्रह के ज्ञात उपग्रह के परिवार की संख्या बढ़कर कितना हो चुका है, 29 हो गया है। किसी भी किताब को यदि आप पढ़ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, किसी भी किताब को आप पढ़ सकते हैं, लेकिन आप वहां पर क्या करना है, आपको ये जाकर आपको सुधार कर लेना है। जब भी ज्योग्राफी जहां पर पढ़ रहे होंगे और आपको बताया होगा यूरेनस, यूरेनस को हिंदी में यदि बात करें कि हिंदी में क्या बोला जाता है, तो हिंदी में इसको क्या बोला जाता है, अरुण ग्रह बोला जाता है ना। आप अरुण वरुण पढ़े होंगे,
तो आप यहाँ पर ध्यान रखना है कि इसी को अरुण बोला जाता है और इसको इंग्लिश में क्या बोलता है, यूरेनस बोला जाता है। और इसकी संख्या कितना हो चुका है, चंद्रमा की संख्या कितना हो चुका है, आपको ध्यान रखना है कितना हो चुका है, 29 उपग्रह हो चुका है ना। सभी ग्रह के बारे में आपको पढ़ाया गया होगा कि मान के चलिए कि आपको क्या कहते हैं, मंगल के पास कितना है ना, पृथ्वी के पास कितना है, उसके बाद क्या कहते हैं बृहस्पति के पास कितना है, शनि के पास कितना है, यूरेनस के पास। और यहीं से हम आपको करंट अफेयर्स के अंतर्गत बता रहे हैं यूरेनस के पास कितना हो चुका है, तो यूरेनस के पास हो चुका है कितना उपग्रह, आपको 29 उपग्रह हो चुका है। वैसे एक बार आपको थोड़ा सा बता देते हैं, जैसे कि मान के चलिए कि पृथ्वी के पास तो आपको पता ही है कि मान के चलिए एक ही उपग्रह है जिसका क्या नाम है, चंद्रमा नाम है। यदि बात करते हैं कि आपको मंगल का कितना उपग्रह है, आपको देखने को मिल रहा है 2, फेबोस और डिमोस देखने को मिल रहा है। यदि आगे चलते हैं तो हम लोगों को देखने को मिल रहा है क्या, बृहस्पति के पास वर्तमान में कितना उपग्रह है, 95 उपग्रह है। आगे चलते हैं तो हम लोगों को देखने को मिलेगा कौन सा, शनि देखने को मिलेगा। यदि बात करें कि शनि के पास वर्तमान में कितना हो चुका है, इसमें भी बदलाव हुआ है और इसमें मान के चलिए कि आपको देखने को मिलेगा 274। सबसे अधिक किसके पास, शनि के पास कितना, 274। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं तो आपको देखने को मिलेगा यही यूरेनस देखने को मिलेगा। यूरेनस के पास कितना देखने को मिलेगा, आपको इसके पास 29 देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद यदि बात करें कि नेपच्यून को, तो नेपच्यून को कितना उपग्रह हो चुका है, तो नेपच्यून के पास जो है उसको भी मान के चलिए कि आपको खोजा गया है, कुछ 2 उपग्रह खोजा गया है, तो उसके पास हो चुका है कितना, 16। ये पहले का डाटा आपको बता रहा है, हो सकता है कि आपके पास अभी भी ये डाटा ना हो, है ना। आपकी किताब में मान के चलिए कि नेपच्यून के भी पास लिखा होगा कितना, 14 लिखा होगा, तो नेपच्यून के भी पास कितना हो चुका है, 16 हो चुका है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, जो आपको बताया है आपको इतना ज्योग्राफी के अंतर्गत ये सब सुधार कर लेना है आप अपने किताब में, है ना। चलिए आइए चलते हैं अगले प्रश्न में बात कर लेते हैं। और अगला क्या प्रश्न है देख लेते हैं कि जीएसटी से संदर्भ प्रश्न है, जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक, यहाँ पर निम्न में से काट दीजिए। यहाँ पर ध्यान रखना है सीधी कि मान के चलिए 56वीं बैठक क्या कहता है, किस शहर में आयोजित की जाएगी, तो ये कहाँ पर आयोजित की जाएगी, तो नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। और जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक इस बार मान के चलिए आपको अगले महीने होने वाली है, 3 से 4 सितंबर के आसपास होने वाली है। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाता है, अध्यक्षता ध्यान रखना है किसके द्वारा, तो वित्त मंत्री के द्वारा। और वित्त मंत्री हम लोगों के वर्तमान में कौन है, तो निर्मला सीतारमण है। इन्हीं के द्वारा क्या कहते हैं, आपको 56वीं कह सकते हैं कि आपको जीएसटी परिषद की बैठक होगी। और कहां पर होने वाली है, तो ये आपको नई दिल्ली में होने वाली है। और नई दिल्ली की जैसे नाम आता है, नई दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में, रेखा गुप्ता है। उपराज्यपाल कौन है, आपको विनय कुमार सक्सेना है। लोकसभा की कितनी सीटें, 7 सीटें, और राज्यसभा की कितनी सीटें, 3 सीटें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और जब भी नाम आता है जीएसटी का, क्या नाम आता है, जीएसटी का नाम आता है, तो हम लोग जीएसटी के बारे में थोड़ा सा संक्षेप में बात कर लेते हैं कि जीएसटी है ना, परेशान करता है, बार बार परेशान करता है कि जीएसटी है क्या, है ना। तो यहाँ पर जो आपको देखने को मिल रहा है, मान पूरी तरह से तो नहीं पढ़ा सकता है, आपको पूरी तरह से पढ़ने को मिलेगा कहाँ पर, इकोनॉमिक्स वाले जो सर हैं, आपको इकोनॉमिक्स में आपको जीएसटी के बारे में विस्तार से पढ़ाएंगे, है ना, या हो चुके हैं, पढ़ चुके होंगे, या नहीं तो आने वाले दिनों में आप पढ़िएगा। देख लेते हैं जल्दी से जीएसटी परिषद, है ना। जीएसटी परिषद यदि बात करें तो ये भारत सरकार कह सकते हैं कि भारत में वस्तु एवं सेवा कर को संशोधित, विनियमित और समन्वित करने के लिए जो है एक परिषद बनाई गई है। और इसी परिषद का क्या नाम है, जीएसटी परिषद नाम है। और यह परिषद जो है सभी मौजूदा बहुविधि कराधान प्रक्रियाओं को क्या करती है, प्रतिस्थापित करती है। किस वस्तु पर कितना कर लगाया जाए, मान के चलिए उसको किसके अंतर्गत रखा जाए, किस मान के चलिए कैटेगरी में रखा जाएगा, तो उसको मान के चलिए डिनोट करता है, बताता है। कौन बताता है, आपको बताता है यही जीएसटी परिषद ही बताती है ना। और जीएसटी परिषद का गठन कब किया जाता है, तो जीएसटी परिषद कह सकते हैं कि बनाने की प्रक्रिया आपको शुरू कब होती है, जब वस्तु एवं सेवा कर को लागू किया जाता है ना। और संविधान कह सकता है कि यहाँ पर जो आपको लिखा हुआ है ये क्या है, संशोधन 122वां, लेकिन होती है कब से, 101वां के अंतर्गत होता है ना। ये आपको मान के चलिए कह सकते हैं कि बिल लाया जाता है, कब लाया जाता है, आपको 122वें के अंतर्गत। और एक्ट कब बनता है, तो 101वें के अंतर्गत बनता है। तो ये ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि गलत लिखा हुआ है। तो 122वें संशोधन विधेयक कह सकते हैं कि 2016 राष्ट्रपति ये क्या करती है, मंजूरी देती है 8 सितंबर 2016 को, है ना। इसी वजह से कह सकते हैं यहाँ पर देखने को मिलता है 12 सितंबर 2016 को एक तरह से आपको क्या चीज, जीएसटी परिषद का गठन होते हुए दिखाई पड़ता है। तो जीएसटी परिषद का गठन कब होता है, ये 2016 में। आप लोग डायरेक्ट याद रखना है कि कब होती है, 2016 में होती है। यदि बात करें कि आर्टिकल का, कि किस आर्टिकल में मान के चले कि जीएसटी के बारे में चर्चा किया गया है या जोड़ा गया है, जब 2016 में आया तो कहीं ना कहीं आर्टिकल में जोड़ा गया होगा इसके बारे में। तो ये आपको आर्टिकल देखने को मिलेगा कहां पर, आपको 169 यदि देखिएगा तो 169 का एक नया आर्टिकल जोड़ा गया है, ए 169 का ए। यदि जीएसटी परिषद के बारे में बात करेंगे, यहाँ पर जो जीएसटी परिषद है इसको कहां पर रखा गया है, इसको 279 के ए में रखा गया है। अलग अलग आर्टिकल ध्यान रखना है कि 279 ए में आपको जीएसटी परिषद देखने को मिलेगा। और कर के बारे में बात करेंगे कहां पर, मान के टैक्स से संदर्भित है, तो टैक्स आपको 169 का ए में देखने को मिलेगा। ये सब आपको नया आर्टिकल है, हो सकता है कि आपका किताब में यदि सुधार नहीं किया गया है, या जो सर आपको पढ़ा रहे होंगे पुराने मेथड से पढ़ा रहे होंगे, तो आप लोगों को ये सब तब नहीं पढ़ाया गया होगा, ठीक है।
चलते हैं, ध्यान रखना, अगले प्रश्न पर देख लेते हैं क्या है प्रश्न, कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन बन गया है। यहां पर पूछा जा रहा है कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा बन गया है। तो ये सुंदरबन टाइगर रिजर्व बन चुका है। कौन सा बन चुका है, ये सुंदरबन टाइगर रिजर्व बन चुका है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री के नेतृत्व में कह सकते हैं कि राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड पैनल जो है सुंदरबन टाइगर रिजर्व के क्षेत्रफल का क्या किया है, विस्तार कर दिया गया। क्या कर दिया है, विस्तार कर दिया गया। और पश्चिम बंगाल सरकार के प्रस्ताव को क्या कर देती है, मंजूरी प्रदान कर देती है। और इसी के बाद जो है आपको देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है कि इस विस्तार के बाद जो है अब सुंदरबन टाइगर रिजर्व जो है भारत के 58 टाइगर रिजर्व, कितना टाइगर रिजर्व है ये भी आपको रखना है याद, कितना है, वर्तमान में 58 टाइगर रिजर्व है ना। और 58वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना है, नया टाइगर रिजर्व है। ये आपको ध्यान रखना है, कौन सा, माधव नेशनल पार्क जो है आपको 58वां टाइगर रिजर्व है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि 58 टाइगर रिजर्व क्षेत्रफल की दृष्टि से कह सकते हैं कि 58 में है ना। यदि सभी को ले लेते हैं हम लोग तो 58 में आपको क्या देखने को मिलता है, पहले ये जो है आपको 7वें स्थान पर था। किस स्थान पर था, ये 7वें, और 7वें स्थान पर से ये मान के चलिए कि आगे इसको छलांग मारते हुए कहां पर आ जा रहा है, ये आपको दूसरे स्थान पर आ जा रहा है। और इस तरह से आपको देखने को मिल रहा है कि भारत का दूसरा टाइगर रिजर्व जो सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि बात करते हैं तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरा जो बन चुका है, कौन सा बन चुका है, आपको सुंदरबन। यदि बात करें कि सबसे बड़ा दूसरा बना है तो पहला कोई ना कोई होगा। तो पहला कौन है, पहले भी पहला मान के चलिए आपको नागार्जुन श्रीशैलम ही हुआ करता था, अभी भी मान के चलिए ये अपने स्थान पर कायम है। कौन सा, तो नागार्जुन श्रीशैलम आपको क्या है, प्रथम स्थान पर। तो आपको प्रथम स्थान पर कौन है, तो आपको याद रखना है नागार्जुन श्रीशैलम है। और दूसरे स्थान पर कौन है, सुंदरबन टाइगर रिजर्व है। और भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व है, तो भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व है, 58। और सबसे लेटेस्ट वाला टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो आपको माधव नेशनल पार्क, जो कि मान के चलिए सबसे लेटेस्ट है, सबसे मान के चलिए अभी तक में लेटेस्ट है ना। ये जो आपको तस्वीर देखने को मिल रहा है, ये आपको सुंदरबन का देखने को मिल रहा है तस्वीर। और ये यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है, आपको टाइगर जो देखने को मिल रहा है। मान चलिए कि यहाँ पर ये टाइगर का खासियत क्या है, ये पानी में भी चलता है ना। यदि आप चिड़ियाघर गए होंगे तो चिड़ियाघर के बचाव के लिए आपको देखे होंगे कि टाइगर को क्या कर दिया जाता है, पानी मान चलिए कि रोड दे दिया जाता है जिसके आगे नहीं बढ़ता है। लेकिन ये टाइगर का क्या खासियत है, ये आपको पानी में भी चलती है। और यही भारत का क्या है, आपको पशु देखने को मिलता है राष्ट्रीय। यदि पशु की बात करते हैं तो आपको जो क्या है, रॉयल टाइगर जो आपको देखने को मिल रहा है, यही सुंदरबन वाला है ना। सभी जगह पूरे भारत का नहीं, ये केवल सुंदरबन वाला, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर बात कर लेते हैं कि क्या है अगला प्रश्न। तो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में पहली महिला कमांडो इकाई शुरू की है, ये कौन सा है, कौन सा राज्य है, मध्य प्रदेश है। तो मध्य प्रदेश के द्वारा यदि बात करते हैं कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल जो कि लैंगिक समानता होती है, पहले आपको देखने को मिलता था मान चलिए कि कहीं पर भी महिला को उतना एक तरह से तवज्जो नहीं दी जाती थी। लेकिन अब जो है महिलाओं को क्या किया जा रहा है, धीरे धीरे सभी चीज में इन्वॉल्व किया जाता है। किस वजह से, ये लैंगिक समानता की दृष्टि से है ना। इसी वजह से देखने को मिल रहा है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल जो आपको देखने को मिल रहा है लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए कह सकता है अपने पूर्ण महिला कमांडो इकाई क्या किया है, शुरू किया है। तो किस राज्य के द्वारा, तो ये आपको ध्यान रखना किस राज्य के द्वारा, तो मध्य प्रदेश के द्वारा। और जैसे ही नाम आता है मध्य प्रदेश का, तो मध्य प्रदेश के बारे में जल्दी से रिवीजन करते हैं। क्या है, राजधानी भोपाल है। और मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है, आपको डॉक्टर मोहन यादव है। राज्यपाल कौन है, मंगू भाई छगन भाई पटेल है। और लोकसभा की कितनी सीटें आपको देखने को मिलेगी मध्य प्रदेश में, 29। आपको राज्यसभा की कितनी सीटें, आपको 11 सीटें देखने को मिलेगी मध्य प्रदेश में, है ना। ये आपको ध्यान रखना है कि मान के चलिए कहां पर आपको जोड़ा जा रहा है, क्या चीज जोड़ा जा रहा है, ये जो आपको देखने को मिल रहा है क्या, महिला आपको क्या चीज जोड़ा जा रहा है, आपको सीआईएसएफ में। किसमें, तो आपको सीआईएसएफ में पहली महिला कमांडो की इकाई की शुरुआत की गई है। किस राज्य के द्वारा, तो ये आपको ध्यान रखना है किस राज्य के द्वारा, तो मध्य प्रदेश के द्वारा। अभी वर्तमान में इसमें मान के चलिए केवल कितनी महिला को रखा गया, तो 30 महिला को रखा गया है, जहां पर मान के चलिए इसको प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग जो है आज का करंट अफेयर सेगमेंट रखेंगे यहीं तक। लेकिन यहाँ पर हम अंत में क्या करते हैं, आप लोगों से पूछते हैं, जो सवाल पूछते हैं उसका क्या जवाब था, कल के वीडियो का क्या जवाब था, आइए देख लेते हैं। और आप लोग आसान सा प्रश्न पूछा गया था कि मान के चेतेश्वर पुजारा किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं जिन्होंने हाल ही में क्या कहते हैं संन्यास ले लिया है। तो अधिकांश लड़कों का क्या है आंसर, सही है, सही आपको देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है, ये जो आंसर देखने को मिल रहा है क्रिकेट देखने को मिल रहा है। क्या है इसका सही आंसर, क्रिकेट है। और आपको बताया था कि चेतेश्वर पुजारा जो है भारत के टेस्ट खिलाड़ी हुआ करते थे, है ना। और 37 वर्ष की उम्र में ये क्या कर लेते हैं, संन्यास ले लेते हैं। तो ये आपको देखने को मिल रहा है संन्यास ले चुके हैं। और सभी फॉर्मेट से जितने भी घरेलू हैं अंतरराष्ट्रीय सभी फॉर्मेट से चेतेश्वर पुजारा के द्वारा संन्यास ले लिया गया। तो ये किस खेल से संदर्भ रखते हैं, इसका आसान क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर होगा क्या होगा, क्रिकेट।
चलिए आज का प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि आज का प्रश्न क्या है। और आज का प्रश्न आपको कल के वीडियो में आपको पूरे विस्तार से बताया था। यदि आप कल का वीडियो अच्छे से वॉच किए होंगे तो आपको मिला होगा। कल का ये प्रश्न देख लेते हैं, क्या है कि भारत को विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में 2025 में यदि बात करें कि कौन सा स्थान दिया गया है, तो इसका सही आंसर क्या है आपको जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, और चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को क्या करना है, शेयर करना है। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।